BSN थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। स्लाइड्स बाय मोहम्मद औरंगजेब। इस लेक्चर नंबर 3 में हम बेसिकली समझेंगे कि आपके पास दो मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी टर्मिनोलॉजी है फार्माकोडायनामिक्स। इनको समझेंगे। उसके बाद फिर छोटी सी टर्मिनोलॉजी हाफ लाइफ क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज़ है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रग इंटरेक्शंस, उसको समझेंगे, ड्रग्स के मैकेनिज्म्स को समझेंगे और थेराप्यूटिक इंडेक्स, इसका एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप करेंगे। सबसे पहली चीज़ है फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए, आप एक बात को समझिए कि अगर आपने फार्माकोलॉजी को समझना है तो फार्माकोलॉजी ये जो पूरी फील्ड है इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्रांच इसकी है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी ब्रांच इसकी होगी फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, तो अगर आप फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स समझ गए तो यूँ समझिए कि आप पूरी फार्माकोलॉजी समझ गए हैं। ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ये सिर्फ 4 चीज़ों की बनी है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। ये 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों से फार्माकोकाइनेटिक्स बनती हैं। एज यू कैन सी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी एक इंसान ड्रग लेता है, यानी आप कोई टैबलेट ले लेते हो, सबसे पहले वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब का मतलब वो ड्रग आपकी जीआईटी से चली जाती है ब्लड में, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फिर क्योंकि ब्लड ने पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो जब पूरी बॉडी में ब्लड ट्रेवल करता है तो वो ड्रग भी उस ब्लड के अंदर ट्रेवल करती है और इस तरह तमाम बॉडी के हर ऑर्गन में वो ड्रग पहुंच जाती है। इट इज कॉल्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब उन ऑर्गन्स में से कुछ ऑर्गन्स जैसे कि लीवर है, किडनी है, इस तरह के कुछ और लंग्स हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, उस ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर देते हैं। इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। इन ऑर्गन्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म हो जाती है, ड्रग्स की ब्रेकडाउन हो जाती है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग्स किडनी के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो ड्रग्स बॉडी से इस तरह एलिमिनेट होते हैं। तो ये बेसिकली काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स होती है ड्रग की मूवमेंट, कि सबसे पहले ड्रग ने जीआईटी से ब्लड में मूव की, फिर ड्रग ब्लड के साथ पूरी बॉडी में मूव कर रही है, फिर वो ऑर्गन्स में मूव कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और मेटाबोलाइज होने के बाद बॉडी से बाहर निकल जाती है, तो वो बॉडी से एलिमिनेट होती है। दैट इज ऑल्सो अ ड्रग मूवमेंट। कहते हैं once the drug is administered it is absorbed। क्या मतलब एब्जॉर्प्शन का, ड्रग एंटर्स इनटू द ब्लड, दिस इज एब्जॉर्प्शन। फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अपने एक्शन, जिस जगह पे ड्रग ने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है वहां तक पहुंचती है, उसके बाद ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। ड्रग्स में बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स बाय पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो आपको सादे से अल्फाज में कह दिया कि इस तरह जीआईटी में जब ड्रग आती है तो यहाँ से ड्रग मूव कर जाती है ब्लड में, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से ड्रग यहाँ तक कैसे मूव हुई, किस मैकेनिज्म के थ्रू मूव हुई। तो वो मैकेनिज्म जो है वो ट्रांसपोर्ट है और वो ट्रांसपोर्ट या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दरअसल देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली ड्रग मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर लेती है और एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें ड्रग जो है एनर्जी यूज करती है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है। क्या मतलब, फ्रॉम लो कंसंट्रेशंस टू हाई कंसंट्रेशंस ड्रग जब मूव करती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और विदाउट जो है एनर्जी के यूज किए बगैर ही ड्रग हमारे ब्लड में मूव कर जाती है।
अच्छा, यहाँ से ड्रग यहाँ मूव करवाने में कभी कभी कुछ प्रोटीन्स हेल्प आउट करती हैं, उन प्रोटीन्स को हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। वो ड्रग्स को जीआईटी से उठाती हैं और ब्लड में मूव करवा देती हैं। दैट वाज फार्माकोकाइनेटिक्स। सेकंड इज फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। देखो, आपने कोई ड्रग थी, जब वो ड्रग आपकी बॉडी में गई तो आपकी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या काम किया? आपकी बॉडी ने ड्रग के साथ 4 काम किए। पहले ड्रग को एब्जॉर्ब किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर मेटाबोलाइज किया और फिर एलिमिनेट किया। ये आपकी बॉडी ने ड्रग के साथ किया है। ये जहाँ तक आपने कहा ये तो काइनेटिक्स है। अब ये ड्रग जो आपकी बॉडी में गई थी, तो ड्रग का भी तो आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट होगा ना, यानी ड्रग भी कुछ ना कुछ अपना काम करेगी। तो जो ड्रग का इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर, वो इफेक्ट कहलाएगा फार्माकोडायनामिक्स। और वो क्या है? वो ड्रग का एक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जब ड्रग आपकी बॉडी पे कोई काम करती है, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू कोई काम करे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिनके साथ ड्रग मिलती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ये तो जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स का। अब हम थोड़ा इसकी डिटेल में जाते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फिर फार्माकोडायनामिक्स को डिटेल में समझेंगे। सो काइनेटिक्स मैंने कहा 4 लफ्ज याद कर लें, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ADME, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? बिल्कुल सादे से अल्फाज है कि ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहां से आपने ड्रग ली है वहां से ड्रग का मूव कर जाना इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड में, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब कहीं से भी आप ड्रग लें, आप कोई टैबलेट लें, कैप्सूल लें, आप ऐसा करें कि कोई इंजेक्शन लगवा लें मसल्स के अंदर, या कोई क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो ये ड्रग जो है अपनी जगह से आराम से जाती है ब्लड में। ये एक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर कोई आपने डायरेक्टली आईवी इंजेक्शन लगवा लिया, यानी कोई ऐसे इंजेक्शन लगा लिया जो डायरेक्टली आपने वेन में लगवाया, तो वहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन का स्टेप खत्म हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग आराम से ब्लड में जाती है। अब अगर आपने डायरेक्टली ब्लड के अंदर ड्रग इंजेक्ट कर दी है तो एब्जॉर्प्शन का स्टेप यहाँ से खत्म हो जाता है। बाकी आईवी इंजेक्शन के अलावा तमाम तरह के रूट्स के लिए एब्जॉर्प्शन होती है। कुछ फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। हमें नॉर्मली वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना होता है, जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी उतना ज़्यादा अच्छा ड्रग का इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो है डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टाइम। देखो, जब आप कोई टैबलेट लेते हो, वो टैबलेट जाती है आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में, तो स्टमक के अंदर HCl है, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, तो क्या होगा कि ड्रग पहले डिसइंटीग्रेट होगी, छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट हो जाएगी, बिखर जाएगी, और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमारे इंटेस्टाइनल GIT के फ्लूइड्स में वो डिसॉल्व होगी, उसके बाद जाके वो एब्जॉर्ब होगी। तो जितनी जल्दी वो डिसइंटीग्रेट होगी, जितनी अच्छी वो डिसॉल्व होगी, उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। देख, नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप टैबलेट ले रहे हो, कैप्सूल ले रहे हो, कोई पैलेट है, कोई टॉपिकल है, यानी आपने स्किन के ऊपर कुछ लगाया है, बकल कैविटी में ड्रग रखी है, ज़बान के नीचे रखी है, तो फॉर्मुलेशन पे भी डिपेंड करता है। तीसरा है पार्टिकल साइज। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना अच्छा वो एब्जॉर्ब हो सकता है, और जितना बड़ा पार्टिकल होगा तो वो मेम्ब्रेन्स क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। चौथी बात है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर आप देखें, ये जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स वो सारी नॉन पोलर हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की, यानी वो नॉन पोलर का मतलब लिपोफिलिक हैं। ठीक है, और लिपिड्स भी नॉन पोलर है। तो हमारी क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स नॉन पोलर है, तो अगर एक ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, यानी एक ड्रग भी नॉन पोलर है, तो वो बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर एक ड्रग पोलर है तो वो थोड़ी आराम से एब्जॉर्ब होती है। फिर है एरिया और वास्कुलैरिटी। अगर एक ऑर्गन में ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं,
जैसे इंटेस्टाइन है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी बात, जिस जगह का एरिया बड़ा है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बहुत बड़ा है, दैट्स वाई वहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी। और जहाँ वास्कुलैरिटी कम है यानी ब्लड वेसल्स कम है या एरिया छोटा है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन स्लो होगी। फिर है जीआईटी मोटिलिटी। अब इस बात को समझिए, अगर तो जीआईटी बहुत तेज मूवमेंट कर रही है तो ड्रग को प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा एब्जॉर्ब होने में, तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी। लेकिन अगर जीआईटी की मूवमेंट थोड़ी नॉर्मल है, थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी नॉर्मल है, तो ड्रग को प्रॉपर टाइम मिलेगा ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, तो जीआईटी की मोटिलिटी थोड़ी कम होगी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा। जब जीआईटी की मोटिलिटी ओवर एक्सप्रेस होगी, ओवर इंक्रीज्ड होगी, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। फिर है प्रेजेंस ऑफ फूड। देखिए, फूड की वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे कि कुछ ऐसे मेडिसिन हैं कि जब आप ऑयली खाना खाते हो ना, ऑयली खाना जैसे एंटी फंगल मेडिसिन हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं कि जब आप खाना खा लेते हो तो उन ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हो, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है, आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हो और साथ में दूध भी पी रहे हो, तो दूध के अंदर कैल्शियम होती है और टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। तो जब इनका रिएक्शन हो जाता है तो ये ड्रग इंटेस्टाइन में ही रह जाती है, ये ब्लड तक पहुंचती ही नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो फूड की वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज भी होती है, फूड की वजह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज भी हो सकती है। उसके बाद है पीएच एंड आयोनाइजेशन। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास दो मेजर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि एक आपके पास स्टमक है और दूसरी हमारे पास इंटेस्टाइन है। तो हम ये बात जानते हैं, स्टमक के अंदर होता है HCl, तो इसकी पीएच बहुत ज़्यादा कम होती है। इंटेस्टाइन के अंदर होता है बेसिक फ्लूइड, तो इसकी पीएच ज़्यादा होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन क्या है, एसिड, स्टमक है एसिडिक और इंटेस्टाइन है बेसिक। तो आपके पास जो ड्रग्स बनती है ना, मेडिसिन, वो भी या तो एसिडिक नेचर की होती हैं या बेसिक नेचर की होती हैं। तो अगर एक ड्रग HCl एसिडिक इन्वायरमेंट में है तो वो रहेगी अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड। ठीक है, और एक ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अच्छी एब्जॉर्ब होती है। दैट मीन्स एसिडिक ड्रग्स स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं। और अगर कोई बेसिक ड्रग है, बेसिक ड्रग, तो वो इंटेस्टाइन में रहेगी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में और इंटेस्टाइन से ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्ब हो सकती है। तो यहाँ MCQ के हवाले से याद रखें कि जो एसिडिक ड्रग्स हैं जैसे एस्पिरिन, बार्बिटूरेट्स, ये वाली जो ड्रग्स हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्टमक। जबकि जो बेसिक ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे कि पैथिडीन है, एफेड्रीन है, ये ड्रग्स इंटेस्टाइन से ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होती हैं। फिर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादातर लीवर के अंदर होता है, ठीक है, या गट के अंदर होता है। और मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स हैं जो HCl मेटाबोलाइज कर देता है। ये जैसे कि आप नाइट्रोग्लिसरीन ले या इंसुलिन ले, आप जैसे ही वो खाएंगे ना, GIT HCl उसको तोड़ देगा। तो आपकी ड्रग का फायदा क्या हुआ, यानी ड्रग ब्लड में जाने से पहले ही टूट गई है। तो कभी कभी मेटाबॉलिज्म भी हो जाती है। इसके अलावा डिजीज, कुछ डिजीजेस भी एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। जैसे एक बंदे को डिजीज है मैल एब्जॉर्प्शन या एक्लोरहाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया में HCl का लेवल कम हो जाता है या मैल एब्जॉर्प्शन में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो लिहाजा अगर आपका HCl का लेवल कम है या आप कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो बेशक आप मेडिसिन भी खाएंगे, वो मेडिसिन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, स्लो एब्जॉर्प्शन क्या होती है? कुछ ड्रग्स हैं जो स्लोली एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे कि ओरली स्वॉलोड ड्रग्स। आप जो ओरली मेडिसिन लेते हो बड़ी स्लो एब्जॉर्ब होती हैं। कुछ होती हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स, यानी आपने ओरल म्यूकोजा में रखी, जबान के नीचे रखी या नोज के अंदर रख ली, नेजल म्यूकोजा या ओरल म्यूकोजा, यहाँ से बड़ी स्लोली ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं। इसके अलावा टॉपिकल, अगर आपने स्किन के ऊपर कोई पैच लगा लिया है, कोई ड्रग लगा ली है, तो वहाँ से भी बड़ी स्लोली ड्रग एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा जो कि रेक्टल सपोजिटरीज हैं, यानी रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू अगर आप कोई ड्रग लेते हो, यानी एनस के अंदर आप कोई ड्रग इंजेक्ट कर लेते हो, तो वहाँ से भी बड़ी आराम से स्लोली ड्रग एब्जॉर्ब होती है।
फास्टर एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब आप इंजेक्शंस लगवाते हो, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट मसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर इंजेक्शन लगा लिया तो बस एब्जॉर्प्शन वहीं पे खत्म। इंट्रामस्कुलर मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगा लो, स्किन के नीचे इंजेक्शन लगा लो, पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्शन लगा लो, तो जब इंजेक्शंस लगाते हैं तो एब्जॉर्प्शन तेज होती है, और जब म्यूकस मेम्ब्रेन्स के जरिए हो या ओरली कोई टैबलेट ले तो एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। इसके अलावा इनहेलेशन, आप कुछ ड्रग्स डायरेक्टली लंग्स के थ्रू भी इनहेल करते हो, वो भी फास्टली एब्जॉर्ब होती है, बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैं जरा समझाता हूं आपको। देखिए, अब तक हम जो बात कर रहे हैं कि आपने एक ड्रग ली, वो ड्रग आपके स्टमक में गई और स्टमक से वो इंटेस्टाइन में गई, और एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन का ड्रग जाती है फ्रॉम जीआईटी से ब्लड वेसल्स में। अब अगर इस दौरान बीच में कहीं पे भी कोई ऐसे ऑर्गन आ जाए जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर दे, यानी ड्रग अभी आपको ब्लड को नहीं मिली, ड्रग ब्लड में अभी नहीं पहुंची, ब्लड में पहुंचने से पहले ड्रग थोड़ी बहुत मेटाबोलाइज हो जाती है, इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ज़्यादातर ऐसी जो ड्रग्स हैं, गट वॉल यानी हमारी जीआईटी की जो वॉल है, यहाँ छोटे छोटे एंजाइम्स हैं वो उसको मेटाबोलाइज कर लेते हैं। ये ड्रग पहले लिवर में चली जाती है और लिवर जो है वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर लेता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना, इसकी वजह से थोड़ी सी ड्रग कम हो जाती है। आपने 500 mg की ड्रग ली थी, लेकिन आपके ब्लड को सिर्फ 450 mg की ड्रग मिली है, बीच में 50 mg का आ गई, तो वो 50 mg मेटाबोलाइज हो जाती है दरअसल। तो इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब एक तो ये काम हो सकता है कि आप कोई ड्रग दे तो थोड़ी हायर डोज में दे दें। हायर डोज में देंगे ना तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ी बहुत मेटाबोलाइज हो जाएगी, लेकिन बाकी आपके बॉडी को मिल जाती है। फिर एक और कंसेप्ट है बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस। बायो अवेलेबिलिटी अभी जो मैंने आपको बताया कि आप जीआईटी से एक ड्रग लेते हो और वो ड्रग आपके ब्लड में जाती है, ठीक है। अब जीआईटी में आपने ली थी 500 mg की ड्रग, लेकिन ब्लड में गई सिर्फ 450 mg, बीच में थोड़ी सी मेटाबोलाइज हो गई। बायो अवेलेबिलिटी दरअसल ब्लड के अंदर ड्रग्स को कैलकुलेट करता है, ठीक है। कैसे? जो अमाउंट ऑफ ड्रग है या फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग जो प्रेजेंट है इन द ब्लड, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। अगर एक ड्रग ब्लड में 450 mg है, 500 में से 450 mg है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। अगर एक ड्रग 100% डायरेक्टली आप ब्लड में इंजेक्ट कर देते हो, तो ये सिर्फ बड़ा अच्छा एमसीक्यू है कि इंट्रावीनस इंजेक्शंस की बायो अवेलेबिलिटी 100% है, बाकी किसी चीज़ की बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं है, कुछ ना कुछ मेटाबोलाइज हो ही जाती है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है बायो इक्विवेलेंस का। इक्विवेलेंस का लफ्ज निकले इक्वल करने से, यानी दो ड्रग्स को अगर आप कंपैरिजन कर लो कि इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी है या किसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि टू ड्रग्स आर सेड टू बी बायो इक्विवेलेंट, अगर दो ड्रग्स को कंपेयर किया जाए, उनकी सेम बायो अवेलेबिलिटी हो और एफिकेसी हो, ठीक है, एफिकेसी प्रोवाइड की जाए और सेम बायो अवेलेबिलिटी हो, दे आर एडमिनिस्ट्रेड सेम मोलर डोजेस, बिल्कुल एक तरह की डोज में दी गई हैं और एक तरह के रूट से दी गई हैं, तो वो आपस में बायो इक्विवेलेंट होती हैं। इसमें ज़्यादातर जेनेरिक सब्स्टिट्यूशंस भी आती हैं। इसमें अक्सर ब्रांड्स को भी कंपेयर करते हैं, जैसे कि एक कंपनी का ब्रांड है, ठीक है, एक कंपनी ने ड्रग बनाई है ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल में उसने कोई एक ब्रांड दिया है, ठीक है, और एक दूसरी ड्रग है ओमिप्राजोल ही है, एक दूसरी कंपनी ने उसको नाम थोड़ा डिफरेंट दिया है, इसो, एक ने इसो दिया है और दूसरे ने ओमिप्राजोल का कोई भी दूसरा ब्रांड ले लिया है। अब इस ब्रांड को इस ब्रांड से कंपेयर किया जाए कि कौन सी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी या किसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, दैट इज़ बायो इक्विवेलेंस, पहली बात। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो कि आप ओमिप्राजोल और एसोमिप्राजोल, ये दो अलग अलग ड्रग्स हैं, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लो, जेनेरिकली एक दूसरे को कंपेयर कर लो। अब एक एग्जांपल है, एपोटेक्स एक ड्रग है, एक एपोटेक्स जो है एक कंपनी की प्रोडक्ट है, ओरिजिनेटर दूसरी कंपनी की सेम प्रोडक्ट है, इन दोनों को कंपेयर किया गया है, तो आप देखिए ब्लू लाइन और रेड लाइन तकरीबन सेम जा रही है,
दैट मीन्स कि ये दोनों ड्रग्स की जो कंसंट्रेशन है सेम है, ये दोनों बायो इक्विवेलेंट हैं। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो बायो अवेलेबिलिटी कम है। दूसरी होती है ड्रग फार्मूलेशन। तो ड्रग फार्मूलेशन बड़ा डिपेंड करती है कि बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो या कम हो। तीसरी चीज़ है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर एक ड्रग एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब होती है तो जितना ज़्यादा देर वो स्टमक में रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी, और अगर एक ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, बेसिक ड्रग है, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम थोड़ा कम होगा, तो ज़्यादा जल्दी वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी और वहाँ से एब्जॉर्ब अच्छी हो जाएगी। फिर है कंडीशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अगर तो जीआईटी हमारी हेल्दी है, हमारे जीआईटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर जीआईटी में कोई डिजीज़ है, हमारे खुराक की नालियों में कोई ना कोई बीमारी है, तो एब्जॉर्प्शन या बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। फिर है पीएच ऑफ इन द स्टमक। स्टमक पीएच भी डिटरमाइन करता है कि बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम। फिर फर्स्ट पास इफेक्ट है। देखिए, अगर फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा हो गया है, अगर तो फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी कम है, अगर फर्स्ट पास इफेक्ट कम है यानी ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होती ज़्यादा जल्दी, तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, और अगर कहीं पे सरफेस एरिया कम है, तो जब सरफेस एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन कम है, तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। फिर है ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। कभी कभी कुछ लोग दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, यानी एक ही टाइम पे दो ड्रग्स दे देते हैं। उससे क्या होता है कि ड्रग्स आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा दूसरे केस में इंक्रीज भी हो सकती है। और ड्रग फूड इंटरेक्शंस भी हैं कि ड्रग अगर फूड के साथ ली जाए तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब हुआ कि जब ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उस ब्लड में हमारे पास ड्रग भी मौजूद है, तो वो ड्रग भी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे जैसे ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ऐसा करने में कई बैरियर्स, कई मेम्ब्रेन्स को वो क्रॉस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें आती है, एक तो फिल्ट्रेशन यानी ड्रग्स जो छोटे छोटे पोर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूज हो रही है, या स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कहीं कोई चैनल लगा होगा, ट्रांसपोर्टर होगा, तो वो ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये भी मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर एक ड्रग नॉन पोलर है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है हमारे सारे ऑर्गन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आयोनाइजेशन, अगर एक ड्रग आयोनाइजेशन उसकी ज़्यादा हो गई है तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, और अगर एक ड्रग आयोनाइजेशन उसकी कम है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इसके अलावा जिस ऑर्गन को ज़्यादा ब्लड फ्लो जाएगा तो ब्लड के अंदर तो ड्रग भी है, जो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगी, जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। और फिर है बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा कहाँ पे होता है? प्लाज्मा हमारे ब्लड वेसल्स में होता है, और इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है। अब गौर से सुनिए, अगर एक ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर गई तो वो हमेशा रहेगी ब्लड में और बाहर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और अगर एक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड नहीं करती है तो यानी वो फौरी तौर पर बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो मतलब ये हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज होगा तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर कम है तो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। अनआयोनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं जिनके आयोनाइजेशन ना हो या जिनके कोई चार्ज ना हो, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक आता है मेटाबॉलिज्म का, कि ड्रग्स तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, अब वो मेटाबोलाइज होंगी। मेटाबोलाइज कैसे होती हैं? उनके मेटाबॉलिज्म के लिए मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं, वो उसको मेटाबोलाइज करते हैं।
सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स की क्या होती है, केमिकल ऑल्ट्रेशन होती है, ड्रग्स चेंज हो जाती हैं, ड्रग्स की ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, क्यों? ये ड्रग तो हमारे लिए एक फॉरेन सब्सटेंस है, ड्रग कोई हमारे जिस्म का हिस्सा तो नहीं है, बाहर से एक मेडिसिन आई है तो एक फॉरेन सब्सटेंस है, तो फौरी तौर पे क्या करता है वो हमारी बॉडी उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। ठीक है, कैसे एलिमिनेट करती है? ड्रग्स को पहले तो पोलर बनाया जाता है, जब ड्रग्स पोलर बन जाती है ना तो ड्रग्स किडनी के थ्रू वाटर के फॉर्म में यूरिन की तरह बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, यानी जब ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी तो यूरिन में जाएगी, यूरिन से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो अनचेंज्ड फॉर्म में रहते हैं, यूरिन में रहते हैं अनचेंज्ड फॉर्म में। ठीक है, जैसे फ्यूरिसेमाइड है, एटिनोलोल है, तो वो डायरेक्टली यूरिन में जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं। और ज़्यादातर ड्रग्स लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा किडनी में भी हैं, लंग्स में भी हैं और ब्लड के अंदर भी मौजूद हैं। अब लिवर क्या करता है? लिवर ऐसा काम करता है कि वो नॉन पोलर ड्रग्स को, लिवर नॉन पोलर ड्रग्स को कन्वर्ट कर देता है पोलर ड्रग्स में। ऐसा वो क्यों करता है? ताकि ड्रग्स पोलर बन जाएंगी तो वो किडनी में जाएंगी, किडनी से वो यूरिन में जाएंगी और यूरिन से बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। तो लिवर एक नॉन पोलर ड्रग को पोलर ड्रग कैसे बनाता है? इसके दो रिएक्शंस हैं, फेज 1 रिएक्शंस और फेज 2 रिएक्शंस। फेज 1 रिएक्शंस में क्या होता है? ड्रग की या तो ऑक्सीडेशन हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, या हाइड्रोलिसिस यानी पानी की प्रेजेंस में ड्रग टूट जाती है। ये तो फेज 1 रिएक्शन है। फेज 2 रिएक्शन क्या होता है? फेज 2 रिएक्शन ऐसा होता है कि हमारी ड्रग के साथ एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है, वो मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो मॉलिक्यूल ड्रग के साथ ऐड करके पेशेंट को खिला दिया जाता है। तो इस तरह से ड्रग जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में भी चली जाती है और बॉडी से एलिमिनेट भी हो जाती है। आखिरी कंसेप्ट है एक्सक्रीशन का, कि हमारी बॉडी ड्रग को एक्सक्रीट कैसे करती है। तो हमारे जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, किडनी है, इंटेस्टाइन है, बिलियरी सिस्टम यानी लिवर का जो बाइल सिस्टम है, लंग्स हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो ड्रग्स हमारे सांस में से बाहर निकलती हैं। सो छोटी छोटी अमाउंट्स में ड्रग जैसे सलाइवा, स्वेट और मिल्क, थोड़ा थोड़ा इनमें भी ड्रग एक्सक्रीट होती है। ये जो रीनल एक्सक्रीशन है कि किडनी के जरिए ड्रग्स कैसे एक्सक्रीट होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यानी ज़्यादातर हमारी ड्रग्स किडनी एक्सक्रीट करता है। लेकिन अगर हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो तो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, सो देयर रिएक्शन इज एक्सक्रीशन इज वेरी स्लो। ये जो नॉन पोलर या लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है ना, ये हमारे जिस्म में ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो हमारे जिस्म में कम टाइम के लिए रहते हैं। सो ये जो अनएब्जॉर्ब्ड पोर्शन है ड्रग का, ये एलिमिनेट होता है फिर इंटेस्टाइन के जरिए, फीसिस के थ्रू। लार्ज वाटर सॉल्युबल कंजुगेट्स, वो फिर जो बड़े बड़े वाटर के कंजुगेट्स बनते हैं वो बाइल सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं इनटू द इंटेस्टाइन। अब ये आपके पास जो लंग्स बड़ा मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन है गैसेस का और लिक्विड्स का, यानी किसी ने अगर अल्कोहल ली हुई है तो वो लंग्स के थ्रू एक्सहेल होती है, तो लंग्स भी ड्रग्स को एक्सहेल या एक्सक्रीट करते हैं। अगला कंसेप्ट दैट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये होता है कि हाफ लाइफ दरअसल टाइम है, टाइम। एक ड्रग कितना टाइम लेती है कि बॉडी में से 50% वो बॉडी से निकल जाए, यानी एक ड्रग है 500 mg की और आपने ली, तो कितना टाइम लगेगा कि 250 mg आपके जिस्म में रह जाए और 250 mg बॉडी से निकल जाए। उस टाइम को हम नाम देते हैं हाफ लाइफ के, वो हाफ लाइफ है। ठीक है, अब मिनिमम डोज क्या होती है? इट इज द स्मॉलेस्ट डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। किसी भी ड्रग का जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है ना, जो कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वो स्मॉलेस्ट अमाउंट वो है मिनिमम डोज। मैक्सिमम डोज क्या होती है? मैक्सिमम डोज ये होती है कि आप इजीली किसी पेशेंट को दे सकें और वो सेफ हो, पेशेंट को कोई हार्म ना हो, तो उस मैक्सिमम डोज होती है। फिर एक होती है टॉक्सिक डोज। फर्ज कीजिए कि आपने किसी को ड्रग दी और उसकी वजह से अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो या तो आपने डोज ज़्यादा दे दी है, उसको कहेंगे टॉक्सिक डोज। और एक होती है लीथल डोज, कि इतनी ज़्यादा ड्रग किसी को दे दी जाए कि वो बंदा मर जाए,
तो जाहिर सी बात है हम इंसानों पे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट या टॉक्सिक डोज के एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता है, एनिमल्स के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। वहीं से टॉक्सिक डोज का भी पता चलता है कि मिनिमम डोज क्या है कि जिससे टॉक्सिसिटी फैले, और लिथल डोज का मतलब मिनिमम डोज क्या है कि जिससे कोई एनिमल की डेथ हो जाती है। जैसे फिनोबार्बिटॉन है, तो फिनोबार्बिटॉन 6 mg से लेकर 10 mg तक हो तो एनिमल की डेथ हो जाती है। अब अगर आप देखें हाफ लाइफ है 2 ड्रग्स की, एक है ड्रग ए और एक है ड्रग बी। ड्रग ए ये देखिए 50, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50%, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50 mg रह जाती है यहाँ पे 2 आवर्स में। जबकि ड्रग बी है, अगर आप देखें उसकी जो 50 mg है तो वो आपके पास रहती है 5 आवर्स में। तो यानी कि आपके पास 2 ड्रग्स हैं, दोनों आपने 100 mg दी, लेकिन एक 50 mg आई 2 घंटों में और दूसरी 50 mg आई 5 घंटों में। तो हाफ लाइफ ड्रग बी का ड्रग ए से ज्यादा है। सिग्निफिकेंस क्या है हाफ लाइफ की? हाफ लाइफ की वजह से हमें डोज का पता चलता है कि अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ थोड़ी है तो उस पेशेंट को बार बार ड्रग्स देनी पड़ती हैं, और अगर एक ड्रग की हाफ लाइफ ज्यादा है यानी वो ज्यादा अरसे तक बॉडी में रहेगी तो उस ड्रग को बार बार पेशेंट को देना नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, इससे पता चलता है जिस्म के अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म में क्या प्रॉब्लम है, क्लियरेंस में क्या प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमें पता चलती है कि ड्रग हमारे जिस्म में कौन सी स्टेट में बिल्कुल स्टेडी रहेगी, ना ज्यादा ना कम। इसके अलावा टोटल क्लियरेंस यानी किडनीज का फंक्शन भी पता लगवा सकते हैं। हाफ लाइफ को 3 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, रीनल एक्सक्रीशन, लिवर मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन बाइंडिंग। देखें, अगर तो किडनी बहुत जल्दी से ड्रग्स एक्सक्रीट कर दे तो हाफ लाइफ कम होगी, और अगर किडनी ज्यादा जल्दी ड्रग्स एक्सक्रीट ना करे तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी। लिवर मेटाबॉलिज्म, अगर लिवर बड़ी जल्दी ड्रग को मेटाबोलाइज कर दे तो हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होगी, और अगर लिवर बड़ा लेट जाके ड्रग को मेटाबोलाइज करे 50% तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी। और फिर है प्रोटीन बाइंडिंग, अगर एक ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो क्योंकि वो प्रोटीन बाउंड है वो इंटेस्टाइन में या वो किडनी में नहीं जाती, तो जितनी ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग उतना ज्यादा हाफ लाइफ, जितनी कम प्रोटीन बाइंडिंग उतनी कम हाफ लाइफ। यहाँ तक दैट वाज फार्मेकोकाइनेटिक्स, और इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। सो फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी एक ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर कैसे एक्शन परफॉर्म करती है। ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ना, वो उसकी फार्मेकोडायनेमिक्स है। ठीक है, एक ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या करती है। सो ड्रग्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी ड्रग्स हमारे जिस्म का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, फिजियोलॉजी है, उसके साथ ड्रग्स इंटरेक्ट करती है और उसको चेंज कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। अगर तो कोई डिजीज है तो उस डिजीज को मॉडिफाई करके नॉर्मल पे ले आती है। ठीक है, ड्रग्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द सिक्रीशंस, हमारा जिस्म कभी कभी सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहा है, कभी कभी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, एलर्जी हो गई है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, फ्लू आ रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, या स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीशन बढ़ गई है, तो आप क्या करते हो, एसिड ड्रग्स लेते हो, सिक्रीशंस को कम कर दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज्म्स हैं, या तो ड्रग्स हमारी बॉडी में कहीं स्टिम्युलेशन कॉज कर सकती है, किसी प्रोसेस को स्टिमुलेट कर दे, इंक्रीज कर दे, या ड्रग्स हमारी बॉडी में कहीं किसी प्रोसेस को कम कर सकती है, डिप्रेस कर दे, कहीं इरिटेशन कॉज कर सकती है, कहीं ड्रग्स की वजह से हमारी बॉडी में कहीं इरिटेशन हो सकती है। रिप्लेसमेंट, किसी चीज़ की हमारे जिस्म में कमी है तो ड्रग्स आ सकती हैं और उस कमी को पूरा कर दें, या अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ड्रग्स आके साइटोटॉक्सिक एक्शंस, वो सेल्स या वो बैक्टीरिया जिन्होंने इन्फेक्शन फैलाया है उनको ख़त्म कर दे।
कभी किसी का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा तो इम्यून सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई कर दे, थोड़ा स्पीड अप कर दे, या कहीं पे हमने इम्यून सिस्टम सप्रेस करवाना है तो स्टेरॉइड्स वगैरह इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्टिम्युलेशन? इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। अगर कहीं पे हमने एक्टिविटी इंक्रीज करवानी है, फॉर एग्जांपल जैसे एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन क्या करती है? हार्ट रेट तेज करवा देती है, तो हार्ट रेट स्टिमुलेट हो जाता है। इसके ऑपोजिट अगर देखें, जैसे कि कुछ ड्रग्स होती हैं वो हार्ट रेट को थोड़ा कम कर देती हैं, यानी कि अगर किसी को एरिथमिया है, हार्ट रेट बहुत तेज है, तो जैसे क्विनिडीन ड्रग होती है, हार्ट रेट को थोड़ा सा कम कर देती है। इरिटेशन, अक्सर औकात ऐसा होता है कि ड्रग्स आपने ली और ड्रग की वजह से कई सेल्स की नेक्रोसिस भी हो सकती है, कोरोजन या इन्फ्लेमेशंस भी हो सकती हैं। उसके बाद है रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल किसी में कमी है कुछ हार्मोन्स की, जैसे लोगों को डायबिटीज़ होती है, क्यों? इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ हो गई है, तो ऐसी ड्रग्स हैं या हार्मोन्स हैं वो आप किसी पेशेंट को देते हो और डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। या फ़र्ज़ कीजिए किसी को खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो आयरन एज अ ड्रग उन लोगों को दी जाती है ताकि एनीमिया ट्रीट हो। स्कर्वी एक बीमारी है, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी हो जाती है, तो आप विटामिन सी एज अ ड्रग देते हो ताकि स्कर्वी को ट्रीट किया जा सके। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, ये सारी ड्रग्स फिर सेल्स वगैरह को ख़त्म कर देती हैं। अच्छा, इम्यून सिस्टम को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं या स्टीरॉइड्स हैं, वो इम्यून सिस्टम को थोड़ा डिप्रेस कर देते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। या वैक्सीन्स हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, तो इम्यून सिस्टम को डिप्रेस भी किया जा सकता है ड्रग्स के थ्रू और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट भी किया जा सकता है वैक्सीन्स वगैरह के थ्रू। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। जब आपके जिस्म में एक ड्रग एंटर होती है, किसी भी बॉडी में अगर एक ड्रग इंटर होती है तो फिर वो बॉडी के अंदर ड्रग कहाँ जाती है? फर्ज कीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक ड्रग चली गई, तो अब ये ड्रग कहाँ जाएगी? मुख्तलिफ तरह के इसके टारगेट्स हो सकते हैं, जैसे कि इसका टारगेट कोई रिसेप्टर हो सकता है। व्हाट इज अ रिसेप्टर? एक सेल के ऊपर छोटा सा प्रोटीन होता है रिसेप्टर। क्यों होता है? रिसेप्टर एक ड्रग को रिसीव करने के लिए छोटी सी प्रोटीन होती है, तो ड्रग्स किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहे। या इसके अलावा कोई इंजाइम हो सकता है जिसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, तो ड्रग जाके उस इंजाइम के साथ जाके उसको बाइंड करके बंद करवा दे, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कोई आयन चैनल हो, ठीक है, किसी आयन चैनल की वजह से एक सेल हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अपना फंक्शन कर रहा है, तो आप क्या करो, उस आयन चैनल को भी बंद करवा सकते हो, जैसे अक्सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। फिजिकल एक्शन हो सकता है कोई ड्रग आए और फिजिकली कोई चेंज ले आए, या केमिकल इंटरेक्शन हो सकता है कोई ड्रग हमारे बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन करे। या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस, कुछ ड्रग्स होते हैं हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को ऑल्टर करते हैं, तो ड्रग्स हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के काम कर सकते हैं। सबसे सिंपल और सबसे कॉमन एग्जांपल रिसेप्टर की होती है। जैसे कि मैं आपको हार्ट की मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये आपके पास हार्ट है और हार्ट का मैं एक सेल बना के देता हूँ, ये हार्ट का एक सेल है, तो हार्ट के सेल के ऊपर इस तरह से रिसेप्टर होता है, ठीक है, रिसेप्टर। तो जब कोई ड्रग हार्ट के ऊपर काम करती है ना, तो ड्रग आती है इस रिसेप्टर के ऊपर और फिर यहाँ से आगे फंक्शन होता है, तो ड्रग्स रिसेप्टर के थ्रू इंटरेक्शन करती हैं। एक दूसरी एग्जांपल है इंजाइम्स और पंप्स। अब इंजाइम के अगर हम एग्जांपल दें, एक इंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, एस इंजाइम कहते हैं। इस इंजाइम की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उन लोगों में अगर ये इंजाइम बंद करवा दिया जाए तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो कैप्टोप्रिल ऐसी ड्रग है, जब आप खाते हो ना तो आपकी जिस्म में इस इंजाइम को बंद कर देती है, तो जब ये इंजाइम बंद हो जाता है तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाता है। फिर आयन चैनल है। अब फर्ज कीजिए एक बंदे का हार्ट रेट है, बहुत तेज काम करे, बहुत तेज है, या ब्लड प्रेशर उसको बहुत ज़्यादा है, तो अब इस ये जो मैंने हार्ट का सेल बनाया ना, इस सेल के ऊपर एक छोटा सा चैनल होता है, कैल्शियम आयन चैनल।
अगर आप इस चैनल को ब्लॉक कर देते हो तो कैल्शियम अंदर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट का जो सेल है थोड़ा सा रिलैक्स कर जाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं ड्रग्स जो कैल्शियम चैनल्स को बंद कर देती हैं, यानी आयन चैनल्स को बंद करते हो तो सेल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। फिजिकल एक्शन, जैसे मैंने कहा कि एक ड्रग कोई फिजिकल एक्शन परफॉर्म करे, उसकी एक सिंपल सी मिसाल है, कभी कभी कुछ लोग पॉइजन्स वगैरह गलती से खा लेते हैं, एक्सीडेंटली पॉइजनिंग हो जाती है स्टमक में, तो फौरी तौर पर उन लोगों को चारकोल खिला दिया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल स्टमक में जाती है, वो पॉइजन वगैरह को अपने साथ जोड़ती है और बाहर निकाल लेती है। तो फिजिकली एक ड्रग एक अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है। केमिकल इंटरेक्शन में ऐसा आपको समझाऊं, अब फर्ज कीजिए किसी बंदे को एसिडिटी है, यानी तेजाबियत महसूस हो रही है, स्टमक के अंदर जो HCl है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे बहुत तेजाबियत महसूस कर रहा है। तो आप क्या कर दें, एंटासिड्स जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अब ये एक मेडिसिन है, ये उसको पिला देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और HCl के लेवल्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन से आपने HCl को थोड़ा कम करवाया और वो जो पेट में एसिडिटी हो रही थी वो थोड़ी कम हो गई है। इसके अलावा अल्टरनेटिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कि कोई ड्रग हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकता है, ठीक है, जैसे कि सल्फोनामाइड्स हैं। अब सल्फोनामाइड्स दे इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस। अब बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो फॉलिक एसिड को बार बार बना रहा होता है, मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है ताकि उसकी ग्रोथ हो। अब सल्फोनामाइड्स जो है वो बैक्टीरियल फॉलिक एसिड को ही बंद कर देते हैं, उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। तो यानी मेटाबॉलिज्म को भी ऑल्टर किया जा सकता है। सो डिटेल्स हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत रिसेप्टर्स की, कि मैंने बात की आपके साथ कि ड्रग्स आती हैं हमारी बॉडी में और रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करती हैं। जैसे कि ये एक सेल है और इस सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है, ठीक है, सेल सरफेस पे रिसेप्टर होता है। अब एक ड्रग जब आती है तो वो इस रिसेप्टर को पहले रिकॉग्नाइज करती है। हर ड्रग का अपना रिसेप्टर होता है, यह बात याद रखें, हर ड्रग के लिए रिसेप्टर अलग होता है। तो पहले ये ड्रग इस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेगी, अगर दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं फिर जाके अंदर ये सेल एक्टिवेट होगा। अब वो ड्रग्स जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं वी कॉल देम एगोनिस्ट। याद रखें, वो ड्रग्स जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करें दे आर एगोनिस्ट, और वो ड्रग्स जो रिसेप्टर को इनहिबिट कर दें सेल्स को वो एंटागोनिस्ट है। अगर एक ड्रग आए रिसेप्टर पे बाइंड करे और सेल्स एक्टिव हो जाएं तो वो ड्रग एगोनिस्ट कहलाएगी। अगर एक ड्रग आए रिसेप्टर पे बाइंड करे और सेल्स इनहिबिट हो जाएं तो वो ड्रग कहलाएगी एंटागोनिस्ट। तो दो अल्फाज हम सीख रहे हैं, एक है एगोनिस्ट, एक है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट स्टिमुलेशन कॉज करता है, एंटागोनिस्ट इनहिबिशन कॉज करता है, और इन दोनों के बीच में एक चीज होती है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट ऐसा है कि वो भी सेल्स को स्टिमुलेट करता है लेकिन थोड़ा कम स्टिमुलेट करता है। एगोनिस्ट तो फुल स्टिमुलेशन करता है, पार्शियल एगोनिस्ट थोड़ी कम स्टिमुलेशन करता है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं करता। अब दो और कंसेप्ट्स हैं, साइनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। ये क्या होता है? अगर आप दो ऐसी ड्रग्स दो, जैसे एसिटाइलकोलिन और फाइजोस्टिग्मीन, दो ऐसी ड्रग्स अगर आप दें कि दोनों का इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आप एसिटाइलकोलिन देते हो उसका एक अच्छा इफेक्ट आता है, फाइजोस्टिग्मीन देते हो उसका एक अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन अगर दोनों ड्रग्स एक साथ किसी पेशेंट को दे दी जाए तो उनका जो इफेक्ट आएगा ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज साइनर्जिज्म इफेक्ट। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि 1 + 1 इज इक्वल टू 3। क्यों इज इक्वल टू 3? देखो, एक होता है 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये तो बात तो सही है ना, एडिटिव इफेक्ट है ये, कि दो ड्रग्स के इफेक्ट्स को मिला दो तो बिल्कुल उतना इफेक्ट आएगा जितना उन दोनों का इक्वल होगा। लेकिन साइनर्जिज्म में क्या होता है? साइनर्जिज्म में जब आप दो ड्रग्स को आपस में मिला देते हो ना, तो साइनर्जिज्म में कभी कभी दोनों का इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है, यानी उनके कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा हो जाता है। जब हम कहते हैं कि एक अकेले होते हैं और एक 11 हो जाते हैं, तो कभी कभी साइनर्जिज्म में जब आप दो ड्रग्स को मिला के किसी पेशेंट को दे दो ना तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज साइनर्जिज्म। तो एग्जांपल है एडिटिव इफेक्ट।
अगर आप दो ड्रग्स एक साथ किसी को दे देते हो, जैसे कि एफेड्रीन है और थियोफाइलिन है, ये दो ड्रग्स आप किसी को दे देते हो, ये एस्थमा के पेशेंट को दी जाती हैं जिनको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो एफेड्रीन और थियोफाइलिन देते हैं। एफेड्रीन ब्रोंकियल सिक्रीशंस बंद करवा देता है और थियोफाइलिन ब्रोंकियो डायलेटन यानी ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करवा देता है, तो बड़ी बेहतरीन किस्म की सांस अंदर जाती है जिस्म में। तो ये दोनों एडिटिव इफेक्ट है। साइनर्जिज्म इफेक्ट है एसिटाइलकोलिन और फाइजोस्टिग्मीन। फाइजोस्टिग्मीन भी एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को बहुत बढ़ा देता है, और खुद एसिटाइलकोलिन एज अ ड्रग भी दे दोगे तो इफेक्ट जो होगा वो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है? ऑपोजिट इफेक्ट। कैसे? फर्ज कीजिए आपने दो ड्रग्स दी, ड्रग ए और ड्रग बी। ड्रग ए और ड्रग बी दोनों का ऑपोजिट इफेक्ट है, ठीक है। अगर ड्रग ए किसी चीज़ को इंक्रीज करवाता है तो ड्रग बी उसी चीज़ को डिक्रीज करवाता है। तो अगर आप दो ऐसी ड्रग्स दे दोगे तो ये आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगी। दिस इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म, ठीक है। मुख्तलिफ लेवल पे होता है, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म एंड एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर्स लेवल। रिसेप्टर के लेवल पे भी एंटागोनिज्म हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर आप देखें केमिकल एंटागोनिज्म, फर्ज कीजिए आपने टू सब्सटेंसेस यानी दो ड्रग्स ली हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, और उनकी वजह से क्या हो जाता है? कोई इफेक्ट खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक मेडिसिन है, ये क्या करती है? गैस्ट्रिक एसिड को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करवा देती है। अब हमारा स्टमक क्या करता है? हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है। आपने ऐसी ड्रग ली जो HCl को खत्म कर देता है, तो बीच में क्या होगा? बीच में HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर आप देखें फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, फर्ज करें दो ड्रग्स हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग जगह पे काम करती हैं। लेट सपोज एक ड्रग है इंसुलिन और एक ड्रग है ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करती है? ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। ग्लूकागॉन क्या करती है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। अगर एक पेशेंट को आपने इंसुलिन भी दे दी और ग्लूकागॉन भी दे दी, तो ग्लूकोज के लेवल के साथ क्या होगा? ना वो कम हो सकेगा ना वो बढ़ सकेगा। क्यों? इंसुलिन जब ग्लूकोज को कम करेगी तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ा देगा, ग्लूकागॉन जब ग्लूकोज बढ़ाएगा तो इंसुलिन वापस उसको कम कर देगा। तो दोनों का इफेक्ट जो है वो बिल्कुल नल हो गया है। फिर एक और होता है एंटागोनिज्म एट रिसेप्टर लेवल। इसका क्या मतलब है? जैसे कि एक सेल है और इस सेल के ऊपर रिसेप्टर है, ठीक है। अब एक ड्रग आ गई ए और दूसरी ड्रग आ गई बी। ड्रग ए ने इसको ब्लॉक कर दिया तो बी यहाँ पे नहीं आ सकता, और अगर ड्रग बी ने इसको ब्लॉक किया हो तो ए नहीं आ सकता। तो अब इसमें होता है कंपटीशन। क्या होता है? कंपटीशन होता है। अगर ड्रग ए की कंसंट्रेशन ड्रग बी की कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो फिर ए रहेगा, बी नहीं आ सकता। लेकिन अगर ड्रग बी की कंसंट्रेशन ड्रग ए से भी ज्यादा हो गई, यानी आपने बी बहुत हाई डोज में दे दी, तो अगर बी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ए को यहां से रिप्लेस कर देगा और खुद बी यहां पे अटैच हो जाएगा। अब ये कंपटीशन दो तरह का है, या तो रिवर्सिबल कंपटीशन है या इरिवर्सिबल है। क्या मतलब? देखो ये जो मैं कह रहा हूं ना कि सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं और इस रिसेप्टर के ऊपर ड्रग अगर कंबाइन हो जाती है तो इन दोनों के बिटवीन बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ड्रग और रिसेप्टर के बिटवीन क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब रिसेप्टर और ड्रग करीब करीब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जब रिसेप्टर और ड्रग दूर दूर हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। सिंपल सी बात है। तो अगर रिवर्सिबल कोई ड्रग है जो रिवर्सिबल यहाँ पे बाइंड करती है, रिवर्सिबल यानी वापस पीछे हो सकती है, तो अगर यहाँ पे एक ड्रग रिवर्सिबल बाइंड हुई है तो ड्रग ए और ड्रग बी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होंगे। अगर ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ए बाइंड करेगा, बी बाइंड नहीं कर सकता। और अगर बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बी ए को हटा के खुद बाइंड हो जाएगा, बिकॉज ये रिवर्सिबल कंपटीशन है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर समझें, एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, ये बात याद रखें। इरिवर्सिबल जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, और कोवेलेंट बॉन्ड फिर टूटता नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन गया तो ये इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म होगी, फिर वो वापस नहीं हट सकता। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं,
एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन ये दोनों एक ही रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर। ठीक है, आपके फर्ज कीजिए हार्ट है और हार्ट पे एक रिसेप्टर है मस्करिनिक रिसेप्टर M2। एसिटाइल कोलिन अगर यहाँ पे बाइंड करेगी तो हार्ट रेट कम होगा, एट्रोपिन अगर यहाँ पे बाइंड करेगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अब डिपेंड करेगा डोज पे, अगर एसिटाइल कोलिन के लेवल ज़्यादा हैं, अगर एसिटाइल कोलिन इंक्रीज्ड है तो फिर एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड करेगी, अगर एट्रोपिन ज़्यादा है तो एसिटाइल कोलिन को हटा के एट्रोपिन बाइंड करेगी। इसके ऑपोजिट अगर आप देखें, दो ड्रग्स हैं एड्रीनालीन और फेनॉक्सीबेंजामीन। फेनॉक्सीबेंजामीन इरिवर्सिबली बाइंड करती है, इरिवर्सिबली, एक बार बाइंड हो गई तो ये वापस नहीं हटती। तो अगर फेनॉक्सीबेंजामीन किसी रिसेप्टर पे बाइंड करती है ना तो फिर चाहे जितनी मर्जी एड्रेनलिन आ जाए, फेनॉक्सीबेंजामीन वापस नहीं हटती क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेती है। तो इस तरह जो एंटागोनिज्म है वो दो तरह की है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, अब आपके पास कुछ और कंसेप्ट्स हैं, जैसे एक कंसेप्ट होता है ड्रग इफेक्टिवनेस। एक ड्रग इफेक्टिव कितनी है, तो ये डिपेंड करता है ड्रग की डोज पे और इफेक्ट पे। देखिए डोज यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे और इफेक्ट है वाई एक्सिस पे। पहले लो डोज है तो इफेक्ट भी लो है, देख लें। जैसे जैसे आप डोज इंक्रीज करोगे, देखो नीचे यहाँ डोज इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे डोज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ड्रग इफेक्टिवनेस क्या होती है, डोज डिपेंडेंट। कुछ ड्रग्स की जब आप डोज इंक्रीज करते हो तो उसका इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, और एक पॉइंट आ जाता है एट दिस पॉइंट इंक्रीजिंग डोज डू नॉट प्रोड्यूस मोर इफेक्ट या स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। एक पॉइंट आ जाएगा जब मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उससे फिर ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब ऐसा है कि द डोज रिस्पॉन्स कर्व, इसको हम कहते हैं, ये जो ब्लू लाइन है डोज रिस्पॉन्स कर्व है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग डोज एंड ड्रग इफेक्ट। ड्रग डोज और ड्रग इफेक्ट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। डोज इंक्रीज तो इफेक्ट इंक्रीज, डोज डिक्रीज तो इफेक्ट भी डिक्रीज। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रग्स का मुख्तलिफ इफेक्ट आता है। ठीक है, डिफरेंट साइट्स ऑफ एक्शन है, डिफरेंट अफिनिटीज होती हैं रिसेप्टर पे। कुछ ड्रग्स ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करती हैं, कुछ ड्रग्स ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड नहीं करती हैं, और इस बेसिस पर हम देखते हैं सेफ्टी को। आप डोज बढ़ाई जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखें कि डोज भी एक हद तक बढ़ती है। बहुत सारी डोज होगी तो वो तो जहर बन जाएगा, वो तो बहुत सारी मेडिसिन तो नहीं खा सकते, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो आपने हमेशा सेफ्टी रखनी है, इतनी ही डोज बढ़ा सकते हो जितनी सेफ होती है। तो इससे कंसेप्ट निकलता है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक इंडेक्स। क्या चीज़, थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स ये होता है, जैसे कि अगर आप ये ब्लू लाइन को देखें कि यहाँ नीचे डोज है और इधर इफेक्ट है, आप क्या कर रहे हो, थोड़ी सी डोज बढ़ाते हो तो इफेक्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डोज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। एक मिनिमम डोज आ जाएगी जब 50% इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, 50% पॉपुलेशन में जब इफेक्ट जनरेट हो जाता है ना, तो हम कहते हैं कि ये इफेक्टिव डोज है। तो ये एक मार्जिन आ गया, इफेक्टिव डोज। अब देखिए, आप मजीद डोज बढ़ाएंगे तो मजीद इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, और एक टाइम आएगा कि यहाँ तक आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम इफेक्ट आ गया, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं बढ़ता, इसलिए इससे ज़्यादा डोज आपने इंक्रीज नहीं करनी होती। अगर आप मजीद डोज इंक्रीज करोगे तो आप टॉक्सिसिटी के लेवल पे चले जाओगे, आपकी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी का नुकसान क्या है, आप मजीद डोज बढ़ाते जाओ तो लीथल डोज बन जाएगी। लीथल डोज का मतलब वो डोज जिससे लोग मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आप डोज बढ़ाते जा रहे हो ना, इससे लोग मर रहे हैं। एक डोज आएगी, अच्छा लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एनिमल्स के ऊपर करते हैं, यानी आप लोगों को तो नहीं मार सकते लेकिन एनिमल्स के ऊपर ये डोज चेक की जा सकती है। तो एक डोज आएगी जब 50% पॉपुलेशन एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, तो उस डोज को आप कहते हो लीथल डोज 50। तो एक इफेक्टिव डोज 50 आ गई,
एक लीथल डोज 50 आ गई। इन दोनों का आपस में क्या करते हो, एक रेशो निकालते हो, लीथल डोज डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज। तो इससे आपको एक थेराप्यूटिक इंडेक्स मिल जाता है। ठीक है, किसी भी ड्रग की सेफ्टी पता चलती है कि एक ड्रग किस लेवल तक सेफ है, यानी मैक्सिमम डोज कितनी ले सकते हो और कितनी डोज ले लोगे तो मर सकते हो। तो इस तरह से सेफ्टी प्रोफाइल किसी भी ड्रग की मालूम होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, इफेक्टिव डोज इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, एक ड्रग है जिसकी डोज लिखी हुई है एक्स एक्सिस पर और इफेक्ट लिखा हुआ है वाई एक्सिस पर, और ये पॉपुलेशन है 50% पॉपुलेशन 100%। तो जैसे जैसे आप देखो डोज इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे इफेक्ट बढ़ रहा है, और एक आ जाएगा ED50, वो डोज के जिस पे 50% ऑफ द पॉपुलेशन इफेक्ट शो कर रही है। तो ये आपके पास बिल्कुल सेफ डोज है ED50। अगर आप मजीद बढ़ाओगे तो इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप डोज बढ़ाते जा रहे हो। देखो इसका डोज और इसका डोज, ये डोज है और ये डोज है, फर्ज करें ये डोज 50 है, ये डोज 60 है, लेकिन दोनों का इफेक्ट क्या है, सेम है, दोनों के इफेक्ट में फर्क नहीं है। तो एक टाइम आता है कि डोज बढ़ाने से और फर्क नहीं पड़ता। एक कंसेप्ट है पोटेंसी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पोटेंसी क्या है? पोटेंसी होती है मिनिमम इफेक्टिव डोज। क्या चीज? मिनिमम इफेक्टिव डोज, उसको पोटेंसी कहते हैं। आप एक इंसान को ड्रग देते हो, कभी 40 mg, 50 mg, 60 mg, 100 mg, लेकिन हर एक डोज पे अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। पोटेंसी देखता है कि मिनिमम कितनी कंसंट्रेशन है, मिनिमम कंसंट्रेशन जो मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करे, वो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है पोटेंसी। तो याद रखें, एक ड्रग की जितनी भी कंसंट्रेशन मिनिमम होगी उतनी ज़्यादा वो पोटेंट होगी, और एक ड्रग की जितनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज़्यादा है उतनी उसकी पोटेंसी कम है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। अभी एक ड्रग है फ्लॉक्सिटीन और एक ड्रग है एमिट्रिप्टालिन, दोनों का फंक्शन सेम है। ठीक है, अगर आप देखें फ्लॉक्सिटीन मैक्सिमम रिस्पॉन्स जनरेट करती है लो डोज के ऊपर, जबकि उतना ही रिस्पॉन्स एमिट्रिप्टालिन भी जनरेट कर रही है लेकिन हाई डोज पे कर रही है। दोनों का रिस्पॉन्स सेम है, लेकिन एक ड्रग रिस्पॉन्स कम डोज पे जनरेट करती है, दूसरा वही रिस्पॉन्स ज्यादा डोज पे जनरेट कर रही है। तो जो ड्रग कम डोज पर रिस्पॉन्स दे वो ज्यादा पोटेंट है, और जो डोज ड्रग हाई डोज पर रिस्पॉन्स दे वो लेस पोटेंट है। अगला कंसेप्ट है एफिकेसी का। एफिकेसी इफेक्ट से निकला है। ठीक है, इफेक्ट कि एक ड्रग कितना इफेक्ट जनरेट कर सकती है। अगर आप देखें, आपको बॉडी में कहीं पे पेन महसूस हो रहा है, दर्द वगैरह कहीं हो रहा है, तो एक टैबलेट होती है एस्पिरिन की, एक होती है आइबुप्रोफिन की, यानी ब्रूफिन और एस्पिरिन मेडिसिन हैं, वो आपका जिस्म का दर्द वगैरह ख़त्म करते हैं, और उसका ये इफेक्ट का लेवल, यानी उसका मैक्सिमम इफेक्ट जो आता है ना वो इस लेवल तक आता है। लेकिन अगर किसी का फर्ज कीजिए एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो हड्डी टूटने में दर्द ज़्यादा है, फिर एस्पिरिन या आइबुप्रोफिन काम नहीं करती। आपको एक ऐसी मेडिसिन चाहिए जिसका इफेक्ट दोनों से बहुत ज़्यादा हो। तो मॉर्फिन देख ले, मॉर्फिन का इफेक्ट इस लेवल तक है, तो मतलब मॉर्फिन की एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, जबकि आइबुप्रोफिन और एस्पिरिन दोनों की एफिकेसी मॉर्फिन से कम है लेकिन आपस में सेम है। आइबुप्रोफिन और एस्पिरिन दोनों की एफिकेसी आपस में सेम है, मॉर्फिन से कम है। सो व्हाट इज एफिकेसी? इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट। एक ड्रग मैक्सिमम कितना इफेक्ट जनरेट करती है वो उसकी एफिकेसी है। एक ड्रग होती है फुल एगोनिस्ट, 100% रिसेप्टर को जो है एक्टिवेट करती है। एक होती है पार्शियल एगोनिस्ट, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है लेकिन फुल नहीं होता, थोड़ा सा होता है। एक होता है एंटागोनिस्ट, जो रिसेप्टर को बिल्कुल ही बंद करवा देता है। अच्छा, एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस बर्दाश्त को, वैसे तो टॉलरेंस का लफ्जी मतलब बर्दाश्त करना है, लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस क्या है कि एक पेशेंट जो एक ड्रग ले रहा है, कंटिन्यूसली एक ड्रग लेता है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो डोज मजीद उस पर असर नहीं करती। ठीक है, तो फिर जब वो डोज मजीद उस पर असर नहीं करती
तो उसको डोज इंक्रीज करवानी पड़ती है। जैसे एक इंसान है, वो एक सिगरेट पीता था पहले दिन का, तो वो एक्टिव रहता था। अब एक सिगरेट से उसका काम नहीं चल रहा, तो वो 2 सिगरेट पे आ जाता है, फिर 3 सिगरेट पे आता है, फिर 4 सिगरेट पीने लगता है। यानी आराम आराम से हमारा जिस्म टॉलरेंस डेवलप करता है, आराम आराम से हमारा जिस्म डिसेंसिटाइजेशन करता है। फर्ज कीजिए पहले आपने निकोटीन की ये डोज ली, निकोटीन यानी सिगरेट, तो उसका इफेक्ट आ रहा था। अब उतना इफेक्ट नहीं आ रहा, फिर आप 2 निकोटीन कर लो, 3, 4, 5, 6, बाद में आपको बढ़ाने पड़ते हैं, वरना फिर इफेक्ट नहीं आता। इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि टॉलरेंस बड़ी जल्दी डेवलप हो जाती है, इसको कहते हैं ट्रैकीफाइलेक्सिस। क्या मतलब, कभी कभी कुछ ड्रग्स रैपिड टॉलरेंस डेवलप करती हैं। जैसे कि पहले फर्ज कीजिए ना कि पहले 100 mg की ड्रग आप पे असर करती थी, और अब 100 mg की नहीं करती, अब आपको 250 mg लेनी पड़ती है। फिर एक अरसे बाद आपको 300 mg लेनी पड़ेगी तो असर करेगी, एक अरसे के बाद 500 mg की ड्रग आप पर असर करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जिस्म आराम आराम से टॉलरेंस डेवलप कर रहा है। और अगर कोई ड्रग अचानक से फौरी तौर पर टॉलरेंस डेवलप कर ले, इस कंसेप्ट को ट्रैकीफाइलेक्सिस कहते हैं या एक्यूट टॉलरेंस भी कहते हैं। ये टॉलरेंस क्यों है, क्यों हमारा जिस्म टॉलरेंस प्रोड्यूस करता है? मुख्तलिफ वजूहात है इसकी। सबसे पहले तो ड्रग अवेलेबिलिटी एट द साइट ऑफ एक्शन। पहले जब हम ड्रग लेते थे ना, तो वो ब्लड में जाती थी, ब्लड से वो ड्रग अपने सेल्स पे जाती थी, रिसेप्टर से बाइंड करती थी और एक्शन आता था। लेकिन जब बार बार हम एक ड्रग लेते हैं ना, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो जब बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो ड्रग अब बॉडी में कम जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोज इंक्रीज करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात एब्जॉर्प्शन। पहले थोड़ी सी भी ड्रग ली, फौरी तौर पर एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन बार बार जब आप एक ड्रग लेते रहोगे तो जो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। अब ज्यादा डोज लोगे तो एब्जॉर्प्शन होगी, कम डोज पे कम एब्जॉर्प्शन होगी, तो इस वजह से भी टॉलरेंस है। फिर इंक्रीज्ड बाइंडिंग एट डिपो साइट्स। कभी कभी जब आप ड्रग लेते हो तो आपके जिस्म में वो जमा होना शुरू हो जाती है, तो एक टाइम आता है कि ड्रग अपने एक्शन पे नहीं जाती बल्कि आपकी बॉडी में जमा हो रही है। तो जब जमा हो रही है तो हमें बॉडी में ड्रग जमा थोड़ी करनी है, हमने तो ड्रग से कोई एक्शन लेना होता है। तो अब आप इंक्रीज करोगे डोज, तभी एक्शन आता है। फिर ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, यानी कि फर्ज कीजिए ये वो सेल है जिसके ऊपर रिसेप्टर है। पहले आपके पास ड्रग्स आती थी और रिसेप्टर से बाइंड करती थी, अब आपने बार बार ड्रग लेना शुरू कर दी तो आपका सेल ये रिसेप्टर जो है कम कर देता है, थोड़े कम करता है। उस रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन की वजह से कि रिसेप्टर कम हो गए हैं, सेल्स रिसेप्टर कम कर देता है, तो अब रिसेप्टर है नहीं, तो ड्रग्स किस चीज़ पे असर करेंगी, तो आपको मजबूरन ड्रग डोज बढ़ानी पड़ती है कि जितने भी रिसेप्टर इसको मिले वो सारे ऑक्यूपाई हो जाएं। तो मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज्म्स हैं टॉलरेंस के। और लास्ट में जो कंसेप्ट है वो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। क्या मतलब इस बात का कि अक्सर आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि कुछ लोगों को एक मेडिसिन सिर्फ नहीं लगती, 2 मेडिसिन, 3 मेडिसिन, 5-6 मेडिसिन एक साथ किसी को जा रही होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेडिसिन और दूसरी मेडिसिन अगर एक ही टाइम पे दे दी ना, तो दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन कॉज कर लेते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से इंटरेक्शन आ जाती है और ड्रग्स एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है या कहीं डायनामिक लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हैं फार्मेकोकाइनेटिक लेवल पे भी हो सकते हैं और फार्मेकोडायनामिक लेवल पे भी हो सकते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक मतलब ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम करेगी, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ सकती है या ड्रग्स एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। फार्मेकोडायनामिक इंटरेक्शंस का मतलब है कि अगर वो ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट कर जाएं एट द रिसेप्टर लेवल तो वो फार्मेकोडायनामिक इंटरेक्शन है। ठीक है, सो कोई भी इंटरेक्शन हो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे इंटरेक्शंस बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो अगर एफिकेसी के लेवल पे बात की जाए, फर्ज कीजिए 2 ड्रग्स हैं आपस में इंटरेक्शंस करती हैं और उनका कम्युलेटिव इफेक्ट आता है, यानी एक ड्रग का इफेक्ट आ रहा है
और दूसरी ड्रग का इफेक्ट है, दोनों को अगर एक साथ दे दिया तो दोनों का इफेक्ट जमा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एडिटिव इफेक्ट आ जाएगा। तो वो हमें कहीं पे अच्छा होगा, कहीं पे बुरा हो सकता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, जैसे कि एक ड्रग का एक इफेक्ट है, दूसरी ड्रग का भी इफेक्ट है, दोनों को जमा करके जितना इफेक्ट आता है ना, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट में उससे कई गुना ज्यादा इफेक्ट आ जाता है और इसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, बड़ा खतरा बन सकता है। तो साइनर्जिस्टिक भी हो सकता है। और एक है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, यानी एक ड्रग थी, आपकी जिस्म को जरूरत थी, आपने वो दूसरी ड्रग उसके साथ ली और किसी वजह से वो ड्रग एंटागोनिस्टिक हो गई, ड्रग का इफेक्ट खत्म हो गया, तो आपको नुकसान हुआ ना। आप जो ड्रग लेना चाह रहे थे वो ड्रग वैसे ही जाया हो गई, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट की वजह से नुकसान हो सकता है। देखिए कम्युलेटिव इफेक्ट क्या होता है, आप एक ड्रग लेते हो टाइम टू टाइम और बिल्कुल एक लेवल के ऊपर आपके जिस्म में इफेक्ट्स हैं। कम्युलेटिव इफेक्ट होता है कि अगर आप एक ड्रग ले लो और अभी अपने टाइम से पहले फिर से डोज ले लो, फिर थोड़ा टाइम गुजरा फिर से डोज ले ली, तो ये ड्रग आपकी जिस्म में जमा हो रही है और उसका इफेक्ट आराम से ज्यादा है, तो टॉक्सिसिटी की तरफ बंदा जा सकता है। यानी आप जब ड्रग लेते हो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ले रहे हो तो क्या हो सकता है, कम्युलेटिव इफेक्ट आ सकता है। एडिटिव इफेक्ट क्या है कि ड्रग ए और ड्रग बी एक साथ ले ली तो दोनों का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा, उन दोनों के एडिटिव इफेक्ट, दोनों को अगर जमा कर दिया जाए तो उतना ही रिस्पॉन्स बनता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट में ये होता है कि दो ड्रग्स आपने ली आपस में, लेकिन दोनों का जो रिस्पॉन्स है वो एडिटिव इफेक्ट जितना नहीं है बल्कि उससे कई गुना ज्यादा है, यानी 1 + 1 3 के बराबर हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। सो ये खतरा बन सकता है। जैसे एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन अगर कंबाइन करके दे दी जाए तो इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ये है कि अगर आपने दो ड्रग्स दी हैं एक साथ तो वो एक दूसरे को अपोज करेंगी, ऑपोजिट, तो देखें उनका जितना एडिटिव इफेक्ट आना था उससे कई ज्यादा कम इफेक्ट आया है, तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। सो जब भी आप एज अ नर्स कहीं पे काम कर रहे हो और पेशेंट्स को ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर कर रहे हो तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए आपको कि कहीं ड्रग्स का आपस में इंटरेक्शन ना आए। इसके अलावा करेक्ट ड्रग टू करेक्ट पेशेंट दें, राइट रूट का इस्तेमाल करें और राइट डोज दें, जितनी डोज प्रेस्क्राइब है उतनी ही डोज कोशिश करें दें। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है तो पहले नोट कर लें, ड्रग्स लगाने से पहले ये बात नोट कर लें। अच्छा, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है फौरी तौर पर उसको डॉक्यूमेंट करें। ड्रग्स को हमेशा सेफ जगह पे रखें और ड्रग्स किसी को देने से पहले प्रिस्क्रिप्शन देख लें, ड्रग के ऊपर लेबल देखें, पेशेंट का नाम देखें और फिर जाके ड्रग्स आप किसी को एडमिनिस्टर करें। इसके अलावा ये कुछ रेफरेंसेस हैं आपके लिए कि अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी की बुक पढ़ सकते हैं। सो यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 फार्माकोलॉजी 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2। दैट्स ऑल।